बाद में पोस्टिंग भी करेंगे। It is live. ऑनलाइन से आज हेड एंड नेक कैंसर दिवस है। इस हेड एंड नेक कैंसर दिवस के अवसर पे मैं चाहता हूं कि एक इस कैंसर के प्रति एक अवेयरनेस फैले, क्योंकि ये कैंसर अब बहुत ज़्यादा समाज में फैल रहा है। आज से 10 साल 15 साल पहले इतना नहीं दिखता था, बट आज जिस तरीके से हमारे समाज में कैंसर फैल रहा है, और विशेषकर हेड एंड नेक कैंसर। हेड नेक कैंसर का मतलब है कि आपके जबड़ों का कैंसर, आपके मुंह का कैंसर, गाल का कैंसर, आपके आवाज़ की पेटी का कैंसर, खाने की नली का कैंसर, ये सारा कैंसर इस तरीके से समाज में फैल रहा है। तो इसके प्रति अब हमें अज्ञान नहीं रहना होगा, इसकी जागरूकता होनी होगी, क्योंकि जो पहला स्टेप है वो हमें इस कैंसर को होने से रोकना है। कैंसर होने के बाद तो तमाम इलाज है, उसके प्रोसेस में अभी जाऊंगा, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर हम उसको होने से पहले रोकें। होने से पहले कैसे रोक सकते हैं? हम तभी रोक सकते हैं जब उसके बारे में हमें पूरी तरीके से ज्ञान हो। ज्ञान का मतलब क्या? कि ये कैंसर कैसे होता है, क्या इसके मुख्य कारक हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। देखिए, जो हेड एंड नेक कैंसर है, हेड एंड नेक कैंसर का मतलब ये है हेड एंड नेक। हेड में आपका पूरा चेहरा आ जाता है, मतलब आपकी नाक भी है, आंख भी है, मुंह भी है, दांत भी है, जबड़े हैं, और नेक में आपके खाने की नली है, श्वास तंत्र है, ये सारे हो जाते हैं। अब आपको तमाम सुनने में आता होगा कि जीभ पे छाला हुआ, मुंह के अंदर छाला हुआ, कोई दर्द नहीं होता है, धीरे धीरे वो बढ़ता चला गया। जब तकलीफें शुरू हुई तो डॉक्टर के पास गए तो बोले नहीं, ये तो ऐसा लग रहा है कि इसमें कैंसर होगा। फिर टुकड़ा निकाला, कैंसर निकला। मरीज कहता है साहब इसमें तो कभी दर्द ही नहीं हुआ। अब दर्द नहीं हो रहा है तो हमें ये समझ में नहीं आया कि ये घाव इतनी तेजी से बढ़ता चला जाएगा। इसलिए हमें दोनों चीजें, कि मुंह का कैंसर होता क्यों है और हम इसको समझे कैसे। जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि मुंह का कैंसर का आज की डेट में जो सबसे बड़ा कारण है वो है हमारा पान मसाला, गुटखा, स्मोकिंग। तो ये तंबाकू, जिस चीज को हम आसानी से समझ के हटा सकते हैं। कुछ ऐसे भी कारण होते हैं जो शायद हमें समझ में ना आवे, लेकिन जो चीजें हमें आसानी से समझ में आती है, जैसे हम पान मसाला ना खाएं, ये हमें आसानी से समझ में आती है। हम गुटखा का सेवन ना करें, ये हमें आसानी से समझ में आती है। गांव में एक बहुत बड़ा मिथ है कि दांतों को ठीक रखने के लिए गुलमंजन करना। गुलमंजन एक बहुत बड़ा, गांव में हमने देखा है, बहुत बड़ा कारक है, एवं महिलाओं में, कि हमने तो कभी तंबाकू नहीं खाया डॉक्टर साहब, हमने तो एक सौंफ नहीं मुंह में लिया और मुंह में हमारे कैंसर कैसे हो गया। तो जब बातें करो उनसे तो पता चलता नहीं, वो किसी ने कहा था कि दांतों को ठीक रखने के लिए गुलमंजन कर। तो हम बहुत दिनों से गुलमंजन कर रहे हैं। गुलमंजन एक बहुत बड़ा कारण है, उसमें भी तंबाकू है। एक और मिथ है कि हम तंबाकू छोड़ने के लिए निकोटिनिक्स के हम चिंगम चबाते हैं, उसमें भी निकोटीन है। बेसिकली वो जो आपको ऐड इस तरीके के दिखते हैं कि आप अगर स्मोकर हैं तो उस स्मोकिंग के हैबिट को छुटाने के लिए वो चिंगम यूज करते हैं, लेकिन जो लोग तंबाकू खाते हैं उनके लिए ऐसा नहीं। तो इसी तरीके से गांव में बीड़ी का बहुत ज्यादा प्रचलन है, सिगरेट स्मोकिंग का बहुत बड़ा प्रचलन है,
हमारे बंधु जो गाड़ियां चलाते हैं, ड्राइवर हैं, कहते हैं साहब हमें रात में जगना होता है इसलिए हम तंबाकू खाते हैं, और फिर वो कैंसर के शिकार हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये जो कैंसर है कहीं और से नहीं बल्कि हमारे समाज में ही वो सारी चीजें हैं जिसके सेवन से हम ये कैंसर से जूझ रहे हैं। दूसरी बात, जब हम आप ये सारी चीजें खाते हो तो उतने ही डरते भी हो आप। उसमें होता क्या है कि आपके जीभ में एक छाला हुआ तो आप किसी से बताते नहीं हो, आप अंदर ही अंदर डरते रहते हो कहीं ऐसा तो नहीं कि कैंसर हो जाए, तो उस चीज को छुपाते रहते हो। क्योंकि अमूमन मैं देखता हूं कि जो पेशेंट्स आते हैं अगर वो फर्स्ट और सेकेंड स्टेज में आ जाए तो इसका ट्रीटमेंट भी उतना ही आसान है, ट्रीटमेंट कठिन नहीं है। और एक अच्छी बात इसके हेड एंड नेक कैंसर के साथ ये है कि इसमें अगर सही समय पे ट्रीटमेंट हो जाए तो सर्वाइवल, जिंदा रहना बहुत इसकी जो मेरा कहना है कि इसमें आपकी जो जिंदा रहने की संभावना है वो बाकी कैंसरों से बहुत ज्यादा है। अगर आप समय पे इसका इलाज करते हो तो आप अपनी हो सकता है कि पूरी जिंदगी अच्छे से जियो। इसलिए इसका निदान के साथ साथ इसको समझना भी बहुत आवश्यक है कि आप बहुत जल्दी इसको डायग्नोस कर लें और सेल्फ डायग्नोस करें। आपके जीभ पे छाले हैं, आपके गाल पे छाले हैं, बार बार घाव बन जाता है, कट जाता है, घाव भरता नहीं है, गले के आसपास सूजन निकल आती है, गांठ हो जाती है, भले ही गांठों में दर्द नहीं है लेकिन वो आपको बहुत समय से दिख रही है, आप तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाइए और उसको समझने की कोशिश करिए कि कहीं हम इस चीज से तो पीड़ित नहीं हैं। तो पहली चीज क्या हुई कि हम ऐसी नौबत ना आने दें, और अगर ऐसी नौबत आ गई तो हम एज अर्ली एज पॉसिबल कंसल्टेशन करें, क्योंकि इससे भागने की जरूरत नहीं है। अगर कोई चीज हो रही है तो उसको अर्ली स्टेज में समाधान कर लिया जाए, उसको इस स्तर पे क्यों पहुंचाया जाए कि हमारी जान चली जाए या हमारी जिंदगी बहुत ही ज्यादा जोखिम में हो जाए या हमें एक बहुत बड़ा ऑपरेशन और बहुत सारी पद्धतियों से गुजरना पड़े जो कि बहुत ज्यादा पेनफुल होता है। इसलिए अवेयरनेस जरूरी है। सबसे ज्यादा अगर अवेयरनेस पे हम काम करते हैं, और अवेयरनेस आपको खुद को भी जानना है और समाज में भी आपके आसपास के लोगों में भी फैलाना है कि भाई अगर आप इस तरह की चीजों से ग्रसित हैं, अगर आप इस चीजों के एडिक्शन है तो उस चीज से धीरे धीरे बाहर आ जाइए, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं है दूसरा। अगर आप ये समझते हैं कि नहीं कोई दवाई खा के और इस चीजों को होंगे, बहुत लोग स्मित में रहते हैं साहब तंबाकू खाते हैं लेकिन वो मल्टीविटामिन की टैबलेट्स डॉक्टर साहब लिख देते हैं और वो तो उसका प्रतिरोधक है और उससे हमें कैंसर नहीं हुआ। ऐसी कोई दवाई नहीं है जो आपको कैंसर से रोक सकती है, इसलिए आप उस चीज से ही दूर हट जाएं। कोई जरूरत नहीं है इन तंबाकू, पान मसाला, सिगरेट, स्मोकिंग, बीड़ी, शराब, ये सारी चीजें आपको एक व्यसन के रूप में है, एडिक्शन के रूप में है जो आपको नुकसान करेगी। और अगर आप एक बार इससे शिकार हो गए तो आप मानसिक रूप से भी परेशान हो जाएंगे, आपका पूरा परिवार तबाह हो जाएगा। इसलिए फर्स्ट थिंग इज की टू बी अवेयर, आप सावधान रहें और इन चीजों से दूर रहें। अब हम दूसरी चीज पे आते हैं कि अगर मान लीजिए हमें ऐसी कोई चीज दिख रही है जो हमें शंका पैदा करती है कि आपके मुंह में लगातार कोई दाने निकल रहे हैं, छाले निकल रहे हैं, बार बार आपने गाल में देखा अलग तरीके का लाल या सफेद निशान पड़ रहा है, या आपका मुंह बंद हो रहा है, या आपको गांठें गले में मिल रही है, तो बिल्कुल आप भागिए मत, आप उसके स्पेशलिस्ट से ही पहुंचिए। आप बीच के किसी डॉक्टर के पास मत जाइए, सीधा सीधा उस विषय का जो विशेषज्ञ है आप सीधे आपको उससे मिलना है, बीच के किसी लोगों से आपको नहीं मिलना है, क्योंकि बीच के लोग आपको सिर्फ कंफ्यूजन देंगे। तीसरा इंपॉर्टेंट बात कि अगर आपने विशेषज्ञ के पास पहुंचे और उन्होंने कहा नहीं हमें इसमें शंका है और मुझे लगता है कि इसमें एक छोटा सा टुकड़ा निकाल के हम जांच करके ये पता कर सकते हैं कि ये कैंसर है, और कैंसर है तो कितना प्रभावशाली है, कितना खतरनाक है, उसकी क्या कंडीशन है, उसकी वैरायटी क्या है। अब सवाल ये आता है, ये मिथ्य बहुत ज़्यादा है, मैंने इस पे बहुत सारी बातें भी की हैं, पेपर्स में भी लिखा है कि बायोप्सी करना लोगों के, इसके ऊपर मिथ्य बहुत ज़्यादा है कि आप जहाँ से बायोप्सी लोगे वो फैलना शुरू कर देगा और एक बार चाकू लग गया तो ये कैंसर ठीक नहीं होगा। ये एक बहुत बड़ा भ्रामक तथ्य है और
इवन ऐसा नहीं है कि गांव के लोग या जो कम पढ़े लिखे हैं, इसके शिकार बहुत पढ़े लिखे लोग भी उतने ही हैं। दूसरी चीज, जो भ्रामक पैथियों से जुड़े हुए लोग हैं, मैं किसी भी पैथी के खिलाफ नहीं हूं। अगर उसमें कोई अच्छी चीज है तो हमें ऑप्ट करनी चाहिए, लेकिन उस पैथी के नाम पे बहुत सारे क्वैक्स हैं। बहुत सारे आपको मिलेंगे जो रात के 12 बजे के बाद टेलीविजन पे आपको दिखाई देंगे, बहुत सारी चीजों से आपको डराएंगे, एलोपैथ के खिलाफ डराएंगे, सर्जरी के खिलाफ डराएंगे। और चूंकि एक ह्यूमन नेचर होता है कि अगर हमारे मन की बात कही जाए तो हमें वो अच्छी लगती है, भले ही आपके लिए वो बुरी हो। तो कभी कभी कड़वी बातें हमारे लिए ज्यादा अच्छी होती हैं बजाय इतनी मीठी बातें जो हमारे जीवन को ही निकल जाए। तो हमें इन क्वैक से, अंधविश्वास से दूर रहना है। अगर आप एक स्पेशलिस्ट के पास पहुंचते हैं, देखिए बहुत सीधी सी बात है, अगर मान लीजिए ऐसा होता कि एक चीरा लगाने से आपका कैंसर बढ़ने लगता या इसका इलाज नहीं होता या इस तरह की चीजें होती, तो दुनिया के सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन फिर बंद हो गए होते, फिर ये बाबाओं की दुकानें चल रही होती या इस तरीके के जो मिथ फैला रहे होते हैं वो काम कर रहे होते। तो जाहिर सी बात है कि हमें जब ये चीजों को करनी है तो हमें एक साइंटिफिक नॉलेज तो लेके चलना पड़ेगा। जितनी भी विज्ञान आज की डेट में है उसी विज्ञान से हमें काम चलाना है। आगे हो सकता है कि बहुत सारी चीजें और डेवलप होती जाए, बहुत सारी ट्रीटमेंट मॉडलिटीज डेवलप होती जाए, कुछ ऐसी दवाइयां आए जो हमारे कोशिकाओं के जो अनियंत्रित होकर कैंसर बनाती हैं उस पर रोक लगा सके। तो ये भविष्य की बात है। हम भी चाहेंगे कि बहुत अच्छी अच्छी चीजें आगे भविष्य में विज्ञान से संबंधित आए जिसका प्रयोग कैंसर के इलाज के लिए हो। लेकिन अगर आज आपके पास कितना ऑप्शन है, आज जो ऑप्शन है उसमें आपको काम करना है कि अगर आज कैंसर हुआ तो आप 5 साल तक इस इंतजार में नहीं बैठ सकते कि शायद कोई और बेहतर पद्धति या टेक्निक्स या ऐसी कोई मेडिकेशंस आ जाए जिससे हम बिल्कुल ठीक हो जाए। जैसे डायबिटीज के बारे में बहुत सारी हो सकता है कि आगे पद्धतियां ऐसी आए कि हमें इन दवाओं इंसुलिन से निजात मिल जाए, लेकिन आज नहीं है। आज हमें उसी पद्धति में चलना पड़ेगा। इसलिए मैं ये बहुत इस बात को बहुत पुरजोर तरीके से मैं कहूंगा कि अगर आपको सस्पिशियस है कि आपको कैंसर है तो पहली चीज तो आप एक स्पेशलिस्ट के पास पहुंचे और उसकी बात को सुने, उसकी बात को माने। दूसरा भ्रम क्या पैदा होता है, देखिए अगर आपका कैंसर डायग्नोस होता है तो एक टाइम फ्रेम होता है जिसके अंदर आपको ट्रीटमेंट करना होता है, क्योंकि ये कैंसर फैलेगा। आप सबको पता होगा कि 4 स्टेजेज होती हैं, स्टेज 1, 2, 3, 4। अगर आप पहले स्टेज में आते हैं तो आप बहुत अच्छा इलाज होने का संभावना रहती है, आपकी मॉर्बिडिटी भी कम रहती है, आपको कम दिन अस्पताल में या ट्रीटमेंट पे रहना पड़ता है, आप जल्दी ठीक हो जाते हैं। जैसे जैसे स्टेजेस बढ़ती हैं और ये कैंसर आपको इतना समय नहीं देता कि चलिए 6 महीने आप ये ट्रीटमेंट कर लीजिए, 6 महीने आप दूसरे का ट्रीटमेंट कर लीजिए, फिर आप ठीक है 2 साल बाद आप इसके इलाज पे जाइए, ऐसा नहीं होता है। कैंसर आपको इतना समय नहीं देता। तो इसमें व्यवहारिकता की बहुत जरूरत होती है। बहुत लोग को मैंने देखा कि जैसे ही डॉक्टर के चेंबर से बाहर निकलते हैं फिर उनका एक रिश्तेदार मिलता, नहीं यहाँ चले जाओ, दूसरा कहता है वहां चले जाओ, मित्र बंधु कहते हैं यहाँ चले जाओ, लेकिन उस पेशेंट्स को कोई भी फाइनेंशियल सहायता नहीं करता है। सभी लोग राय देते हैं। ये उस मरीज के लिए सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि ये ध्यान में रखना है कि ये ऐसी बीमारी है जो आपको बहुत ज्यादा वक्त नहीं देती है कि आप सालों इसके आधार पर गुजारा कर सको। इसलिए व्यवहारिकता की जरूरत होती है, सूझबूझ की जरूरत होती है। और मैं कैंसर होने वाले व्यक्ति के संबंधियों से भी मैं बड़ा निवेदन करता हूं कि आप उसको भ्रम में मत डालिए। कृपया आप अपना ओछा ज्ञान, छोटा ज्ञान अपने पास रखें, क्योंकि जो मरीज कैंसर से पीड़ित है उसके बहुत ही नियरर डियरर एक तो मानसिक रूप से टूटे रहते हैं, उन्हें बिल्कुल नहीं समझ में आता। और इस समय अगर आप कोई भी सलाह देंगे तो वो मानने को तैयार होते हैं। तमाम पेशेंट्स आते हैं, मैं 20 साल से इस कैंसर के प्रैक्टिस में हूँ, हजारों केस मैंने ऑपरेट किए हैं, ठीक किए हैं। मेरे पास आते हैं, वो इमोशनली टूटे होते हैं। आप अगर उन्हें सलाह देंगे कि आप इस बाबा के पास चले जाओ तो वो दौड़ के उस बाबा के पास जाएंगे।
आप इस भूत बबूत में चले जाओ, वहां चले जाएंगे, आप इस पद्धति में ये दवाई आप खा लो, वहां चले जाएंगे। तो चूंकि वो इमोशनली इतने ब्रेकडाउन होते हैं कि आप जो भी आप सलाह दोगे, क्योंकि वो किसी भी तरीके से और बिल्कुल चमत्कारिक रूप से ठीक होना चाहते हैं। देखिए, कलयुग में पता नहीं चमत्कार होता है या नहीं होता है, लेकिन अगर आप साइंटिफिक वे में चलें तो चमत्कार जरूर होता है। तो आपको हर हालत में विज्ञान का सहारा लेना पड़ेगा। तो मैं ये हिदायत देता हूँ, एक सलाह देता हूँ और विनम्र निवेदन करता हूँ मरीजों के रिलेटिव से, उनके नियर डेयर से, उनके दोस्त मित्रों से, कृपया उसको ऐसी कोई सलाह ना दें कि मरीज स्टेज 1 में अगर दिखा के गया है तो अगली बार वो स्टेज 4 में लैंड अप। क्योंकि मेरा जो अनुभव है कि अगर मैं 100 मरीज कैंसर के देखता हूं तो उसमें 80 से 90 ऐसे मरीज होते हैं जो मुझे फिर से दोबारा स्टेज 3 या 4 में मिलते हैं। तब उनके घर, माता पिता, उनके बच्चे, उनकी अगर पति है तो उसकी पत्नी आके पैर पे गिरेंगे कि नहीं डॉक्टर साहब किसी तरीके से जान बचा लीजिए, हम भटक गए थे, इन्होंने ऐसा बोला, उन्होंने ऐसा बोला, इन्होंने ये इधर जाने को बताया, उधर जाने को बताया। तो मैं यही कहता हूं कि भाई आप किसी भी भ्रम में मत फंसिए। देखिए, बीमारी हो गई तो आपको उससे लड़ना पड़ेगा और हिम्मत के साथ अगर आप लड़ते हैं तो निकल के बाहर आ जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना इंपॉर्टेंट इस कैंसर को समझना है उतना ही इस इंपॉर्टेंट ये है कि उसके लिए डिसीजन लेना। जब आप सही डिसीजन लेते हो, सही समय पे पहुंचते हो, तो मैं आपको इंश्योर करता हूं कि 100 में से 95% व्यक्ति अगर सही समय पे इसका इलाज करे तो वो अपनी जिंदगी जीता है। लेकिन गलती जो होती है वो इसी भ्रम की स्थिति में होती है, लोगों के बहकावे में स्थिति होती है, यहाँ चले जाओ, वहां चले जाओ, पता चला दूसरे शहरों में चले गए, वहां 3-3, 4-4 महीने की वेटिंग लिस्ट में पड़े हुए हैं, फिर वहां समय व्यतीत हुआ, फिर भाग के आते हैं, फिर किसी ने सलाह दी यहाँ चले जाओ। तो इस तरह की जो यथावथा वाली भ्रम की स्थिति बनती है, क्योंकि मेरा ये अनुभव है कि मैक्सिमम पेशेंट्स तो इसी के शिकार है। अगर चलिए हो गया तो पहली चीज तो भी अवेयर हुए कि ऐसी कोई चीज ना हो जिसको हम इससे दूर बचे रहें तो ज्यादा बेहतर है। अगर मान लीजिए कि अगर कैंसर हो गया तो फिर हम स्पेशलिस्ट को ही मिलेंगे। हम कभी भी इधर उधर किसी भी डॉक्टर को जो उसका विशेषज्ञ नहीं है उसको नहीं मिलना, क्योंकि वो आपको भ्रम की स्थिति में ले जाएगा। और एक बार आप भ्रम की स्थिति में बन गए तो जो मैं अभी आपको बता रहा था, समझा रहा था, यही स्थिति निकल के बाहर आ जाती है। तीसरी बात, आप समय पे आ गए। अब ये बाकी मैंने ये बायोप्सी का बताया कि बायोप्सी के भ्रम में बिल्कुल मत फंसिए, बायोप्सी आवश्यक है। अगर आप बायोप्सी नहीं करेंगे तो आपको बीमारी का पता नहीं चलेगा। बीमारी कितनी भयावह है, उसकी वैरायटी क्या है, उसको किस तरीके से निजात दे सकते हैं, उसके बारे में डॉक्टर कभी भी डिसीजन नहीं ले सकता। इसलिए बायोप्सी करना है। तीसरी बात, बायोप्सी करने के बाद जैसे ही उसका रिजल्ट आता है, जो भी उसकी पद्धति है, चाहे वो उसकी सर्जरी हो, चाहे रेडिएशन है, कीमोथेरेपी है, वो करनी चाहिए। अब मैं ट्रीटमेंट पे आ जाता हूँ। ट्रीटमेंट में हमारे पास आज की डेट में 3 मॉडलिटीज है। सर्जरी है, कीमोथेरेपी है, रेडिएशन। हेड एंड नेक कैंसर में सबसे अच्छी बात यह होती है कि स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा होता है, और अगर आप सही समय पे आ गए तो सर्जरी करके जितने हिस्से में कैंसर है उससे थोड़ा सा ज्यादा हिस्सा कैंसर का निकाल दिया जाता है, गले की सारी गांठें निकाल दी जाती हैं, और आज की डेट में प्लास्टिक सर्जरी से जिस हिस्से को निकाला गया है उसको बना दिया जाता है। ये सबसे बेस्ट मॉडलिटी है। दूसरी चीज होती है कि अगर मान लीजिए आप उस परिस्थिति में आए जब कैंसर फैला हुआ है और हम उसको बड़ा हिस्सा नहीं निकाल सकते हैं, या जो हम कैंसर का हिस्सा निकाल रहे हैं उसमें हमें डाउटफुल है कि जो उसके किनारे हैं, जो उसके मार्जिन है, वो ट्यूमर में रहेंगे, जिसको हम R1 रिसेक्शन कहते हैं। उस कंडीशन में हम ये डिसीजन ले सकते हैं कि उसको कीमोथेरेपी शुरू की जाए। कीमोथेरेपी से हमारा रिग्रेशन होता है डिजीज को थोड़ा सा हम कंट्रोल में कर सकते हैं, और फिर हम उसको इवेलुएट करके उसको ऑपरेट कर सकते हैं। तीसरी चीज जो होती है वो रेडिएशन होता है।
जनरली अगर हम सही समय पे आ जाए, हमारी सर्जरी हो जाए और हमारी कीमो रेडिएशन हो जाए, तो हम डिजीज़ पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल पा लेंगे। अब एक चीज़ आता है कि बहुत सारे लोग आते हैं कि साहब आप हमें ये बता दीजिए हमें कैंसर तो नहीं है, कोई ऐसा ब्लड टेस्ट बता दीजिए जिससे हमें ये पता चल जाए कि हमें कैंसर तो नहीं होने वाला है। इस भ्रम में बिल्कुल मत रहिए। इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं होती है कि आपको बता दिया जाए कोई ऐसी जांच करके। हाँ, कुछ हम मार्कर्स चेक करते हैं, लेकिन तब करते हैं जब हमें कोई सस्पिशियस होता है कि हाँ इस तरह की चीज़ें हैं, तो कुछ हम कैंसर के मार्कर्स होते हैं, उसको हम ब्लड के थ्रू चेक कर सकते हैं। बट आप इस तरीके से कि प्रिकॉशनली हमारे ये ब्लड टेस्ट आप करके बता दें कि हमें आगे कैंसर होने वाला है या नहीं होने वाला है, इस तरह की कोई चीज़ नहीं होती है। तो ये एक मिथ से बाहर है। अब आते हैं कि बायोप्सी के अलावा क्या क्या चीज़ें होती हैं जो हमको ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ में हेल्प करती हैं। तो आज हमारे पास बहुत अच्छी चीज़ें, पहले हमारे पास केवल अल्ट्रासाउंड था या सीटी स्कैन था, आज हम सीटी स्कैन करते हैं, एमआरआई करते हैं, और एक पैट स्कैन है जो होल बॉडी स्कैन है, पोजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफिक स्कैन है, जिसके थ्रू हम ये पता कर लेते हैं कि जो हमारा कैंसर है वो कहीं और शरीर के हिस्से में फैला तो नहीं है। बोन स्कैन कर सकते हैं, तो हम जो मेटास्टेसिस कहते हैं उसको, जो शरीर के बाकी हिस्सों में फैलता है उसको हम मेटास्टेसिस कहते हैं। ये हम जानकारी पहले से निकाल लेते हैं कि जिस कैंसर का हम ट्रीटमेंट करने जा रहे हैं वो कहीं और फैला तो नहीं है। एक प्रश्न है कि शरीर पर बहुत सारे मस्से होते हैं, मस्सों में बदलाव और कई सारे मस्से हैं और उसमें गांठ हो जाए तो क्या यह कैंसर है? बहुत ही अच्छा सवाल है। शरीर में आपने देखा होगा कि बहुत सारे मस्से होते हैं और बहुत सारे मस्सों में उसको परिवर्तित होकर कैंसर होने की संभावना होती है। इसलिए अगर मस्से हैं तो बेहतर है उसको निकाल लेना चाहिए। बहुत सारे वार्ड्स होते हैं जो बाद में कार्सिनोमा के रूप में चेंज हो जाते हैं, स्किन के कैंसर्स बनाते हैं। इसलिए तो इसको वॉचफुल रहना चाहिए, और अगर लगे या डॉक्टर आपका कहे कि नहीं ये इस मस्से को हटा दीजिए, ये कैंसर में परिवर्तित हो सकता है, तो बिल्कुल उसको हटा देना चाहिए। एक प्रश्न है, कान में दर्द है तो क्या करना चाहिए? कान का दर्द अगर कैंसर के कारण है, आज हम लोग बात कैंसर पे कर रहे हैं, तो नसों के थ्रू, जिसको रिफर्ड पेन कहते हैं, हमारे अगर मान लीजिए जबड़े का कैंसर है या गाल का कैंसर है जहां पे हमारी नसें इन्वॉल्व हो रही हैं, जीभ का कैंसर है, ठीक है, तो वो कैंसर का पेन हमें कान में महसूस होता है, इसको हम रिफर्ड पेन कहते हैं। तो अगर कान का दर्द, कान की अगर कोई बीमारी नहीं है, उसको हम लोग डॉक्टर को दिखा के देख सकते हैं कि कान की कोई बीमारी है, उसके कान पेन हो रहा है, या कैंसर के कारण भी कान में अगर दर्द होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये बताता है कि हमारा नर्व इन्वॉल्व हो रहा है, तो इसको रिफर्ड पेन कहते हैं। कान के नीचे चिलकन से ऐसा दर्द होगा, वो चिलकेगा, आपको लगेगा कि झन से करंट जैसा दर्द हुआ, फिर ठीक हुआ, फिर दर्द हुआ, फिर ठीक हो गया, उसमें चिलकन जैसा रहेगा। तो ये बहुत जरूरी है कि कान की बिना बीमारी के, आपका कान बहता नहीं है, कान में प्रारंभिक रूप से ऐसी कोई बीमारी नहीं है, लेकिन अगर आपके खाने की नली में, आवाज की पेटी के पास, जीभ में, या जबड़े का ऐसा हिस्सा जहां हमारा मुंह अब नहीं बंद हो रहा है, जिसको ट्रिस्मस बोलते हैं, उसके कारण भी कान में दर्द होगा, और इस चीज को आप जरूर देखें। नाम आता है तो बताएं। अच्छा, रणजीत मौर्य जी ने पूछा था कि कान में दर्द क्या है, ठीक है। तो इस तरीके से जब हम ट्रीटमेंट मॉडलिटीज पे आते हैं, अब ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हमने सारा ट्रीटमेंट कर लिया, हमें कैंसर डायग्नोज हो गया, हमने उसके हिसाब से सारी जांचें कर ली, हमारी बायोप्सी हो गई, जो ट्रीटमेंट मोडालिटीज होनी चाहिए वो हो गई। अब हम आते हैं इसकी प्रोग्नोसिस पे कि डॉक्टर साहब सारा ट्रीटमेंट तो हो गया, जैसा जैसा आपने बताया कि सर्जरी भी हो गई, कीमो हो गया, रेडिएशन हो गया, अब आप मुझे बताइए कि मेरी लाइफ क्या है और हमें अब करना क्या है। तो अगर आपने सही ढंग से, आपकी सर्जरी अच्छी हो गई है, आपके मार्जिन्स अच्छी तरीके से निकाल दिए गए हैं, कीमो रेडिएशंस हो गया है, तो रेडिएशन खत्म होने के 3 महीने बाद आप पैट स्कैन कर सकते हैं।
पैट स्कैन से हमें आइडिया लग जाता है कि हमारा कोई रेजिडुअल डिजीज़ तो नहीं है या कोई रिकरेंस तो नहीं हो रहा है। तो हमें हर 3 महीने 2 से 3 महीने पे डॉक्टर की सलाह के हिसाब से हमें 2 से 3 महीने पे मिलते रहना होगा और अपने डॉक्टर को दिखाते रहना होगा, जिससे कि चीज़ें पता चलती रहती हैं। 2 साल बाद रिकरेंस के चांसेस लेस हो जाते हैं। अगर कोई रेजिडुअल डिजीज़ नहीं है या बहुत ही फास्ट इन्फिल्ट्रेशन नहीं है तो जनरली हम 3-3 महीने में फॉलोअप करते हैं। 2 से 3 महीने में, अगर दूर से पेशेंट है तो 3 महीने में, करीब का है तो 2 महीने में, और 2 साल तक हम इस तरीके से फॉलोअप करते हैं। अगर जब हमें लगता है तो हम इमेजिंग करके इसको देख सकते हैं। 2 साल के बाद हम इस ड्यूरेशन को बढ़ा के 4 से 6 महीने तक कर सकते हैं, और 3 साल 4 साल के बाद हम 6-6 महीने पे पेशेंट्स को बुलाते हैं और हम देखते हैं। मैं लगभग 20 सालों से कर रहा हूँ ऑपरेशन, और हमारे जो शुरुआत के दौर के ऑपरेशन किए हुए आज भी बहुत सारे मरीज जिंदा हैं जिनके लाइफ है, जिनको हमने अर्ली एज ग्रुप में किया था, वो आज भी हमसे मिलते हैं, आते हैं और पूरी तरीके से स्वस्थ हैं। ये है कि अनुशासन का पालन करना होता है। आप इस दौर से गुजरे हैं तो डेफिनेटली एक तरह की आपकी बोनस ज़िंदगी होती है, और उस बोनस ज़िंदगी को बहुत ही सहेज करके रखना पड़ता है। और अगर आप इसको नियमतः आप चलते हैं, अपने डॉक्टर के कंसल्ट में रहते हैं, तो भगवान की दी हुई ज़िंदगी आपकी नियामत है और आपको अच्छी तरीके से मिलती है, और आप इसमें चलते हैं। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि ये सारी चीज़ें जब हमने शुरू से इस चीज़ को अवेयरनेस से लेके हमने ट्रीटमेंट मॉडलिटीज़ तक आ गए, अब इसके बावजूद भी कहाँ कहाँ कन्फ्यूज़न है। अभी भी ये सारे कन्फ्यूज़न इसलिए इकट्ठे होते हैं कि हम उस चीज़ को फॉलो नहीं करते। अगर हम फॉलो करें, हम बात को समझें, और मैं एक चीज़ पे बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज दे रहा हूँ कि राइट डिसीजन बाय यू एंड योर क्लिनिशियन। बेहतर ये होता है कि अब ये होता है कि साहब हम तो गांव में रहते हैं, हम स्पेशलिस्ट को कैसे मिल रहे हैं, हमें तो पता ही नहीं चला। तो आपका जो फैमिली फिजिशियन, पहली बात तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप क्वैक्स के चक्कर में तो कभी मत फंसिए। आपका जो फैमिली फिजिशियन है उससे आप राय ले लो। वो आपको हो सकता है कि अगर वो एजुकेटेड है, पढ़ा लिखा हुआ है, तो वो डेफिनेटली आपको सही गाइड करेगा। और दूसरी बात, मैं गांव गिराव के लोगों को बोलना चाहता हूँ जो रिमोट एरियाज में, एक ही कंप्लेन हमारे पास आती है बार बार कि साहब हमें तो पता ही नहीं चला, हमें तो उन्होंने बताया ऐसा है, दांत में घाव है, दांत का इलाज करता रहा, और ये सारी चीज़ें इस तरीके से हमें पता ही नहीं चल पाया कि हमें कैंसर कब हो गया और अब हम क्या करें, हम तो बिल्कुल इनोसेंट हैं। देखिए, आप हिंदुस्तान में रहते हो और हिंदुस्तान में ही ये संभव है कि आप जाके सीधे सीधे डायरेक्ट आप उसके स्पेशलिस्ट से मिल सकते हैं। ये और कहीं संभव नहीं है पूरी दुनिया में। आप इस मामले में बहुत लकी हैं कि आप हिंदुस्तान में हैं, जहां आपको स्पेशलिस्ट इतनी आसानी से सुलभता के साथ आपको मिल जाता है। इसलिए कोई भी हिचकने की ज़रूरत नहीं है। आज सब लोग नेट यूज कर रहे हैं, सब लोग व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, आपको बहुत सारी जानकारियां अपनी बीमारी के बारे में मिल जाती हैं। मैं ये कभी नहीं कहूँगा कि इसको बहुत ज़्यादा नेट को यूज करके और गूगल्स के चक्कर में आप फंसें, क्योंकि शायद आप इस चीज़ को समझ नहीं पाएंगे। लेकिन आपको ये समझना होगा कि अब अगर आप इस तरीके के बहाने अपने आप से करते हैं तो नुकसान इसमें किसी और का नहीं है, आपका होना। मिस्टर रोहित का एक प्रश्न है कि गुटखा खाने की वजह से गाल के अंदर सफेद स्पॉट दिख रहा है, कैंसर है क्या? गाल के अंदर जो सफेद स्पॉट होते हैं उसको हम सबम्यूकोसल फाइब्रोसिस कहते हैं। सबम्यूकोसल फाइब्रोसिस एक ऐसी चीज है जो आपको आगाह कर देती है कि उसमें परिवर्तन हो सकता है, उसमें ल्यूकोप्लेकिया सफेद दाग बन सकता है, लाल और सफेद दाग एथ्रोल्यूकोप्लेकिया हो सकता है, और उसके बाद कैंसर। तो ये सारी चीजें प्री कैंसरस है। अगर आप तंबाकू खाते हैं और आपके मुंह में सफेद दाग बन रहे हैं तो आप डेफिनेटली आप अवेयर हो जाइए कि आप कभी भी कैंसर के शिकार हो सकते हैं। इसलिए इस तरह की कोई भी सफेदी जो आपके मुंह में आ रही है,
आप बिल्कुल ये सारी चीज़ें जितनी जल्दी हो सके छोड़ दीजिए, क्योंकि आप आगे मुसीबत में फंस सकते हैं। ये सब म्यूकोसल फाइब्रोसिस है। हाँ, अब ये डर सताता है, जो मेरे पास बहुत ज़्यादा इस तरीके के पेशेंट आते हैं कि साहब सफ़ेदी हो रहे हैं, हमारे घर में सब लोग परेशान हैं, हमें तो अब नींद ही नहीं आती, हमको मेंटल डिजीज़ हो गई है कि हम जिंदा रहेंगे या नहीं रहेंगे। 95% केसेस में अगर आपकी सबम्यूकोसल फाइब्रोसिस शुरू हो रही है, अर्ली स्टेज में है, बहुत ज़्यादा ट्रिस्मस नहीं है, मतलब मुंह आपका बंद नहीं है, तो जनरली आपकी पूरी ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुजर जाती है, उसमें कैंसर कन्वर्जन नहीं होता है। तो जितनी अर्ली स्टेज में इस बात को आप समझ लें, अगर आप समझ लेते हैं तो मेरे ख्याल से आप इससे बच सकते हैं। तो मैं आज इस हेड एंड नेक कैंसर दिवस पे ये कहना चाहूँगा कि आप अवेयर रहें। ये दिन आपको याद दिलाएगा कि हेड एंड नेक कैंसर जैसी चीज़ होती है, और किस लिए होती है, जो हमें आसानी से गुटखा, पान मसाला, सिगरेट, तंबाकू, बीड़ी, ये सारी चीज़ें एक बहुत बड़ा कारक है। लास्टली मैं कहना चाहूँगा कि आपके क्या सुझाव हैं और क्या आप इस बारे में और बेहतर मुझे बता सकते हैं। गूगल के माध्यम से या फ़ोन है उसके थ्रू आप हमें भेज सकते हैं। और इसके रेगुलर अपडेट, एडवाइस और अपॉइंटमेंट के लिए जो हमारी वेबसाइट है drmanojmishra.com या फेसबुक, गूगल से हम तक आप पहुंच जाएंगे। हमारी टीम है, वो आपकी सारी समस्याएं हम तक पहुंचा देगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने सब्सक्राइबर, यूट्यूब चैनल्स और फेसबुक से साथ जुड़ने वाले सभी लोगों को मैं इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने अपना समय हमें दिया और मैं आपकी बातों को समझ सका, मैं अपनी बातों को आप तक पहुंचा सका। और मुझे उम्मीद है कि इसके थ्रू मैं समाज में एक अवेयरनेस फैलाने में सफल रहूंगा और इस बीमारी से पूर्व रूप से भी और निदान के थ्रू भी दोनों तरीके से बचा सकूंगा। नमस्कार।